इस लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये लेक्चर जो है यूनिवर्स का पार्ट 1, यूनिवर्स का पार्ट 2, उसके बाद आपको ये लेक्चर सुनना है, क्योंकि यूनिवर्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ब्रीफली यूनिवर्स में किस तरह से सोलर सिस्टम, स्टार, कॉन्स्टलेशन एटसेट्रा जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने समझाई है। अब हम देखते हैं कि अर्थ का ओरिजिन किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं जो कई स्कॉलर्स ने अलग अलग प्रिडिक्शंस किए हैं कि अर्थ का ओरिजिन इस तरह से हुआ होगा। अब अर्थ का ओरिजिन हम सिर्फ आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, हम इन जनरल सोलर सिस्टम के ओरिजिन या फिर जिस तरह से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है और फिर किस तरह से ग्रेजुअली सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ है और सोलर सिस्टम में अर्थ इवॉल्व हुई है, तो हम इस तरह से अर्थ का ओरिजिन पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम यूनिवर्स का ओरिजिन भी इन थ्योरीज़ के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो थ्योरीज़ हैं जो हमें मेन पढ़नी है उसमें हम पढ़ेंगे गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस। लैप्लेस और कांत दोनों ने एक तरह से नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी, बट इन दोनों की थ्योरी में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन ने दिया था। जीन एंड जेफरी ने टाइडल थ्योरी दी थी। रसल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस था। हॉयल्स ने सुपरनोवा हाइपोथेसिस दिया था कि ये हम देखेंगे हाइपोथेसिस का मतलब कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रूव नहीं है बट ये जस्ट प्रिडिक्शंस हैं। श्मिड ने इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस दिया था। उसके बाद जो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये है थ्योरी जो अभी तक हम सबसे मोस्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड थ्योरी मानते हैं कि इस तरह से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा और यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ साथ ग्रेजुअली अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा। तो आइए हम इनको ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में समझते हैं, लास्ट में बिग बैंग थ्योरी समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था ये दोनों ने दिया था, कांत ने भी दिया था और लैप्लेस ने भी दिया था। सबसे पहले जो यूनिवर्स या अर्थ के ओरिजिन की बात की थी वो कांत ने करी थी और उसके बाद इन्हीं की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, वो किया था लैप्लेस ने। तो पहले तो हम समझते हैं नेबुला का मतलब क्या होता है। नेबुला होता है प्राइमॉर्डियल अमॉर्फस मास ऑफ क्लाउड। अगर आप एक एक टर्म पर जाएंगे तो प्राइमॉर्डियल होता है बिल्कुल प्रिमिटिव, बहुत ही मतलब एक तरह से जब ओरिजिन हुआ होगा यूनिवर्स का तो इस तरह से हुआ होगा, बिल्कुल प्रिमिटिव अमॉर्फस। अमॉर्फस मतलब होता है उसकी कोई शेप नहीं है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, तो वो अमॉर्फस मास ऑफ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो अगर आप इसको डायग्राम से देखना चाहते हैं तो ये है, ये एक डेंस क्लाउड है। ये क्लाउड किसका है, इसमें गैस है, डस्ट है, तो ये इस तरह से इसको हम बोलेंगे ये नेब्यूला है। ठीक है, अब जो कांत और लैप्लेस ने थ्योरी दी थी उनको हम समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले कांत ने थ्योरी दी थी तो हम पहले कांत की थ्योरी को समझते हैं। कांत ने क्या कहा था, देखिए कांत ने कहा था कि एक प्राइमॉर्डियल स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस था जिसको कि हम बोलते हैं नेबुला। बट कांत और लैप्लेस की थ्योरी में एक मेन डिफरेंस था। कांत ने स्टार्ट किया था कि जो नेबुला होगा वो कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स होंगे उसमें। मतलब जो नेबुला के अंदर पहली बात तो वो हॉट नहीं होगा, वो कोल्ड होगा, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और मोशनलेस होंगे। फिर क्या होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा तो वो पार्टिकल्स कोलाइड करने लगेंगे, मूव करेंगे और फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। ठीक है, और फिर हीट जनरेट होगी तो ये क्लाउड जो है डेंस क्लाउड बनता जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली ये जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि पहले वो मोशनलेस थे बट क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण अब वो मूव करने लग गए, उनमें फ्रिक्शन के कारण हीट भी जनरेट हो रही है। तो अब उन्होंने कहा कि इससे रैंडम मोशन होगा पार्टिकल्स का और धीरे धीरे रैंडम मोशन के कारण वो रोटेटरी मोशन करने लगेंगे और रोटेटरी मोशन इस तरह से होगा कि ग्रेजुअली क्या होगा, एक्रीशन होगा। एक्रीशन मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठे होने लग जाएंगे इस तरह से कि सबसे पहले बनेगा बीच में बनेगा सन, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ऐसे 9 प्लैनेट्स बनेंगे। ठीक है, और ये पूरे इस तरह से ऑर्बिट में मूव करने लगेंगे। तो ये चीज़ बोली थी कांत ने। मगर कांत ने क्या बोला था, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि ये जो इसमें जो नेबुला होगा उसमें वो एक तो कोल्ड होगा और उसमें मोशनलेस पार्टिकल्स होंगे। उनका मोशन तब होगा जब उनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगने लगेगा, फिर वो कोलाइड करने लगेंगे, कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शन होगा और फिर उससे हीट जनरेट होगी। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली ये जो है एक्रीशन होगा। एक्रीशन इन द सेंस कि जो मैटर है वो पास आके वो जो पार्टिकल्स वो पास आएंगे और वो इकट्ठे होंगे और फिर उससे प्लैनेट्स बनेंगे। ये
कांत ने कहा था। बट उसके बाद कांत की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि उसमें पहले तो जो उन्होंने ये माना कि भाई कोल्ड पार्टिकल्स थे, पहले नेबुला कोल्ड था, उसके बाद वो हीट अप हुआ है। तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने ये कहा कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और कोलिजन फ्रिक्शन ये कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं है जिसके कारण हीट जनरेट हो जाए इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो लैप्लेस ने दिया, उन्होंने बेसिकली कांत की जो थ्योरी में लूपहोल्स थे उसी को ही एड्रेस किया है। ऑल्दो थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है, बट नेबुलर हाइपोथेसिस जो लैप्लेस का है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो नेबुला था, जो इनिशियली जो नेबुला था वो हॉट था पहली बात तो, और वो ऑलरेडी घूम रहा था, मतलब उसमें रैंडम उसमें जो मोशन हो रहा था पार्टिकल्स का, वो ऐसा नहीं था कि पहले कोल्ड पार्टिकल्स थे और फिर हॉट हुए। बट इन्होंने ये माना कि नेबुला में सबसे पहला अजम्पशन ही ये लिया गया था कि एक ह्यूज हॉट गैसेस नेबुला है, ठीक है। तो हीट का इन्होंने जो कांत के थ्योरी में जो इशू था कि ये इतनी सारी हीट कोलिजन से, फ्रिक्शन से क्या जनरेट हो सकती है, तो उन्होंने ये इनिशियली मान लिया कि नेबुला ऑलरेडी हॉट है। दूसरा उन्होंने कहा कि नेबुला ऑलरेडी रोटेट कर रहा था ऑन इट्स एक्सिस। तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई कि जैसे कि कांत ने कहा था कि ये कोलाइड करने लगे, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण, फिर धीरे धीरे इनमें रोटेटरी मोशन चालू हो जाएगा। पहले रैंडम मोशन था, फिर रोटेटरी मोशन हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले पार्टिकल्स मोशनलेस थे, कांत के केस में मोशनलेस थे, फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होने लग गया, कोलाइड करने लगे, तो रैंडम मोशन चालू हो गया। रैंडम मोशन के बाद यहाँ रोटेटरी मोशन चालू हो जाएगा। तो इसको कांत इसका रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है वो इतनी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो लैप्लेस ने क्या कहा, लैप्लेस ने कहा कि पहले से ही जो नेबुला है वो हॉट है और पहले से ही वो रोटेट कर रहा है ऑन इट्स एक्सेस। तो नेबुला रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस। अब आप देखिए, ये नेबुला ये रोटेट कर रहा है, अब ये रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, फिर कहानी बाकी आगे की सेम ही है कि एक्रीशन होगा। एक्रीशन मतलब वो सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट एंड गैस है नेबुला के अंदर, वो एक तरह से इकट्ठी होगी। रोटेटरी मोशन हो रहा है, नेबुला ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो पास में आएंगे, वो एक्रीशन होगा उनका। बीच में सन है, फिर चारों ओर वो टोटल 9 प्लैनेट्स बनेंगे। इस तरह से सोलर सिस्टम बना है और इस तरह से अर्थ बनी है, क्योंकि अर्थ उनमें से एक प्लैनेट है, ठीक है। तो ये था नेबुलर हाइपोथेसिस। कांत का भी हमने समझा और लेप्लेस का भी हमने समझा। तो लेप्लेस का अगर हम देखें तो एक नेबुला था। नेबुला मतलब क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। वो इनिशियली हॉट था और वो स्पिन कर रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्पिन कर रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी हीट को रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हॉट है। ये हम लेप्लेस की बात कर रहे हैं, कांत की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लैप्लेस की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हॉट है तो वो धीरे धीरे अपनी हीट को रिलीज़ कर रहा है। रिलीज़ करते करते क्या हो रहा है, जो भी मटेरियल है वो पास आते जा रहा है, वो कंडेंस हो रहा है, पास आते जा रहा है, और एक्रीशन हो रहा है। एक्रीशन मतलब इकट्ठा होता जा रहा है। तो एक जगह इकट्ठा होगा तो एक प्लैनेट बनेगा, फिर ऐसे करके 9 प्लैनेट्स बने हैं और टोटल 9 रिंग्स बनी हैं। तो आउटर लेयर गेट सेपरेटेड एंड मास ऑफ नेबुला गेट्स डिफ्रेंशिएटेड। तो इसका मतलब ये है कि जो नेबुला में जो गैस और डस्ट थी वो एक तरह से डिफ्रेंशिएट हो गई टोटल 9 प्लैनेट्स में, और बीच में सन है। तो इस तरह से ये एक थ्योरी है, ये सबसे पहली थ्योरी है। तो आप समझ सकते हैं इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। पहले कांत ने दी, लैप्लेस ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। दो चीज़ जो मेन मॉडिफाई करी थी कि इनिशियली नेबुला हॉट है और वो स्पिन कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर। बट कांत ने कहा था कि नेबुला जो है वो कोल्ड है और वो इनिशियली जो पार्टिकल्स है उसमें वो मोशनलेस हैं। तो ये दो थ्योरीज थी नेबुला की, नेबुलर हाइपोथेसिस कांत का और नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लेस का। तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से सेंट्रल मास, ये आप देखिए ये बीच में तो सन बन जाएगा, और ये उसके बाद चारों ये एक एक करके ये एक प्लैनेट बना, फिर दूसरी रिंग बनेगी, फिर दूसरी प्लैनेट बनेगा। तो इस तरह से ये एक्रीशन हो रहा है। ये देखिए ये गैस है, ये नेबुला है जिसमें कि गैस एंड डस्ट है, फिर ये रोटेट कर रहा है। रोटेट करते करते धीरे धीरे यहाँ ये प्रोटो सन बन गया। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव सन बना। फिर उसके बाद आप देखिए ये पूरी रिंग्स प्रॉपरली बन चुकी हैं। टोटल यहाँ 9 प्लैनेट्स और 9 रिंग्स बन चुकी हैं, और वो सन के चारों ओर ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑर्बिट कर रहे हैं। तो नेबुला में हमने जो देखा कि मास डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। मास डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए ये पूरा एक
ये गैस एंड डस्ट का पूरा क्लाउड था, अब वो पूरा प्रॉपर 9 प्लैनेट्स और सन में डिफ्रेंशिएट हो गया है, ठीक है, वो एक्रीशन के कारण हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, हेवियर मेटल कॉन्सेंट्रेट एंड कोलैप्स एट द सेंटर एंड लाइटर मेटल्स गेट अरेंज्ड प्रोग्रेसिवली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमने यूनिवर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा था कि स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। जो बाकी के 4 प्लैनेट हैं, क्योंकि अब हम 8 प्लैनेट्स ही मानते हैं, प्लूटो को हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं मानते, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इसमें देखिए आप पूरा हैवियर जो मेटल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेट हुए हैं और ये पूरे प्रॉपर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इसमें लैंड है। इसमें जो बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो उनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। अगर आप यूनिवर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेक्चर्स आपने देखे हैं तो उसमें मैंने बताया है। तो जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये गैस के बने हुए हैं, इसमें लैंड नहीं है, यह यहाँ ये पूरे गैस का कॉन्सेंट्रेशन से बने हुए हैं। और इसमें आपको रिंग्स भी मिलती है, जोवियन प्लैनेट्स में आपको रिंग्स भी मिलती है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में रिंग्स नहीं मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं हैवियर मेटल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट होंगे और सेंटर की तरफ, मतलब ये अगर सन है तो ये आगे के 4 प्लैनेट्स जो हुए हैं वो टेरेस्ट्रियल हुए हैं, और बाद के जो है यहाँ मेनली गैस, जो गैस एंड डस्ट थी नेबुला की, वो मेनली गैस जो है वो गैसेस प्लैनेट्स उसने बनाए हैं, लास्ट के 4 जो हैं, ठीक है। द मेरिट ऑफ द थ्योरी, अब नेबुला की थ्योरी, अगर हमने नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ा, जो जनरली हम लेप्लस की थ्योरी को ही ज़्यादा अप्रूव मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कांत की जो थ्योरी के लूप होल से उसको एड्रेस किया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो लेप्लस की थी, इसका मेरिट ये है कि इन्होंने इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन इन एक्सप्लेनिंग लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो अगर आप देखिए अर्थ के इंटीरियर में भी ऐसा ही है कि अंदर जाएंगे तो आप देखिए निकल और आयरन मिलता है हमें, निकल और आयरन मिलता है हमें कोर में, और सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं हमें मेंटल में, और सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है हमें इसमें क्रस्ट के यहाँ। तो अगर हम देखें कि इसमें भी अर्थ जब बनी है तो भी ऐसे ही हुआ है कि जो डेंसर मटेरियल है वो कोर में चला गया, ठीक है, उसके बाद रिलेटिवली लेस डेंसर मटेरियल उसके बाहर मेंटल में सिलिका एंड मैग्नीशियम, फिर और लाइटर मटेरियल सिलिका एंड एल्यूमिनियम क्रस्ट में। तो ये जो लेयरिंग हुई है अर्थ के अंदर भी, वो भी इस तरह से ही हुई है। जैसे कि नेबुला में अगर हम देखें कि जो डेंस मटेरियल है वो तो सन के पास में है, सन और सन के पास में, और जो लाइटर मटेरियल है वो एक तरह से सन के दूर है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कुछ हद तक ये थ्योरी हमें हेल्प करती है अर्थ के लेयर स्ट्रक्चर को समझने में। अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर मतलब अर्थ का इंटीरियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, वो है चैम्बरलिन की प्लैनेटेसिमल थ्योरी। देखिए ये 1905 में दी थी और इसको डुअलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। डुअलिस्टिक थ्योरी का मतलब ये है कि जो सोलर सिस्टम बना है वो 2 बॉडीज से बना है। 2 बॉडीज़ मतलब एक तो इंट्रूडिंग स्टार था, इंट्रूडिंग स्टार मतलब कि एक पहले एक प्रोटोसन था, आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं, ये प्रोटोसन है, ठीक है। अब ये प्रोटोसन मतलब ये प्रिमिटिव सन था, और यहाँ ये एक इंट्रूडिंग स्टार था। इंट्रूडिंग स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये जो प्रोटोसन है ये इस तरफ खिंच रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे ये इंट्रूडिंग स्टार इसके पास आएगा तो क्या हो रहा है, इसमें से मटेरियल निकल रहा है, प्रोटोसन में से मटेरियल निकल रहा है, और ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोटो प्लैनेट्स हैं, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड फिर वापस और एक्रीशन हुआ है, और वो बड़े प्लैनेट्स जो अभी आज की डेट में हम देखते हैं वो ऐसे बने हैं। तो ये डुअलिस्टिक थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 बॉडीज से बना है, ये 2 बॉडीज से पूरा सोलर सिस्टम बना है, इसलिए इसको डुअलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें चैम्बरलिन ने ये कहा कि भाई एक इंट्रूडिंग स्टार था, वो प्रोटोसन के पास से पास हो रहा था, और उसके कारण जो प्रोटोसन था वो कोल्ड था और उससे मैटर इजेक्ट हुआ। अब ये जो मैटर जो इजेक्ट हुआ, इसमें डस्ट भी था, गैस, रॉक फ्रेगमेंट्स, ये सब थे, और इससे क्या बना, इवेंचुअली पहले तो प्रोटो प्लैनेट्स बने, छोटे छोटे प्लैनेट्स, एक तरह से प्रिमिटिव प्लैनेट्स, और फिर उसके चारों ओर फिर मास जो है पूरा एक्रीशन हुआ, पूरा मास इकट्ठा हुआ, और उससे जो अभी की अगर हम देखें आज की जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं पूरे ये प्लैनेट्स, और ये वाला जो है ये आज का सन। तो इस तरह से प्लैनेटेसिमल थ्योरी दी चैम्बरलिन ने। प्लैनेटेसिमल का मतलब ही यही है कि छोटे छोटे प्लैनेट्स, ठीक है। तो चैम्बरलिन इन हिज थ्योरी ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर हम देखें कि चैम्बरलिन ने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि अर्थ के इवोल्यूशन में धीरे धीरे किस तरह से अर्थ इवॉल्व हुई है, ये भी एक कोशिश करी थी उन्होंने अपनी थ्योरी में बताने की। बट इस
इस पूरी थ्योरी का क्रक्स यही है कि दो मेन बॉडीज थी जिसमें कि एक स्टार था, एक सन था। सन भी एक तरह से स्टार ही है, बट एक प्रोटोसन था और एक कोई इंट्रूडिंग मासिव स्टार था, जिसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये जो मैटर है इस प्रोटोसन में से इजेक्ट हुआ। और इसी मैटर ने ये प्लैनेटेसिमल ही है, जो निकल रहा है ना, ये प्लैनेटेसिमल ही है, मतलब कि प्लैनेट्स, छोटे छोटे प्लैनेट्स या प्लैनेट्स के फ्रैगमेंट्स एक तरह से। तो इससे प्रोटो प्लैनेट्स बनेंगे और फिर ग्रेजुअली प्लैनेट्स बनेंगे जो आज के प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, वो है जीन एंड जेफरीज टाइडल थ्योरी। ये दो स्कॉलर्स हैं, इन्होंने थ्योरी दी है। दिस थ्योरी समवॉट सिमिलर टू चैम्बरलिन थ्योरी। चैम्बरलिन थ्योरी जैसी ही है, जिसमें कि एक इंट्रूडिंग स्टार है, वो मैटर को इजेक्ट करेगा फ्रॉम प्रोटोसन, बिल्कुल जैसे हमने अभी समझा वही चीज़ है। मगर इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई है। चैम्बरलिन ने पहली बात तो इनिशियली अज्यूम किया था कि जो प्रोटोसन था वो कोल्ड था, बट टाइडल थ्योरी में इन्होंने अज्यूम किया है कि प्रोटोसन जो था वो खुद ही हॉट था और इनकैंडेसेंट, वो एक तरह से लाइट एमिट कर रहा था, जैसे आज का सन है, हॉट था और इनकैंडेसेंट था। तो एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा क्या था, टाइडल थ्योरी ने एक अच्छी बात ये करी कि द मैटर इजेक्टेड आर नॉट रैंडमली थ्रोन डस्ट गैसेज एंड प्लैनेटेसिमल। मतलब जो मैटर इजेक्ट हुआ था, ये मैटर जो इजेक्ट हो रहा है यहाँ, ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी निकल रहा है, रैंडमली डस्ट गैस निकल रही है, बल्कि ये प्रॉपरली अरेंज फॉर्म में निकला था। मतलब आप इस चीज़ को देखिए, ये एक तरह से फिलामेंट की फॉर्म में निकला था। ये है प्रोटोसन, ये है ये यहाँ से, ये देखिए, ये इस सन के पास से इंट्रूडिंग स्टार है। अब ये इसमें से मैटर इजेक्ट हो रहा है। अब ये जो मैटर इजेक्ट हो रहा है ये प्रॉपर शेप में इजेक्ट हो रहा है, ये इसको बोलते हैं एक तरह से सिगार की शेप में ऐसे मैटर इजेक्ट हो रहा है। और इससे उन्होंने बोला कि भाई मरकरी छोटा क्यों है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर इतना बड़ा क्यों है। तो उन्होंने ये कोशिश करी कि ये शेप जो है ना, शेप एंड साइज़, एक तरह से स्पेसिफिकली साइज़ जो है प्लैनेट्स की, जो आज के प्लैनेट्स की साइज़ है, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश करी। उन्होंने यूज़ चैम्बरलिन की थ्योरी ही करी थी। बस ये था कि ये सन जो है वो हॉट है, इनकैंडेसेंट है। दूसरा, इंट्रूडिंग स्टार जैसे ही जाएगा पास में से तो मैटर इजेक्ट होगा, मगर मैटर रैंडमली इजेक्ट नहीं हो रहा है, मैटर एक प्रॉपर अरेंजमेंट में इजेक्ट हो रहा है, जिसमें कि इस शेप में इजेक्ट हो रहा है, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि क्यों जुपिटर बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी थी। तो इजेक्टेड मैटर वॉज इन शेप ऑफ अ सिगार एंड वॉज कॉल्ड एज फिलामेंट फ्रॉम विच द प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एक्रेट। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से सिगार की शेप में ऐसे प्लैनेट्स निकले हैं। ये बेस्ट इंटरप्रिटेशन है इन एक्सप्लेनिंग द साइज ऑफ प्लैनेट्स एज देव अरेंज देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सन। क्यों जुपिटर सन के दूर है मगर वो इतना बड़ा क्यों है, ये जीन एंड जेफरी ने समझाने की कोशिश करी थी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी अगर हम देखें तो वो है रसल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। अब इन्होंने बोला कि एक बाइनरी स्टार का सिस्टम है। बाइनरी स्टार ऐसा होता है कि दो स्टार्स हैं, वो एक दूसरे के चारों, ये इसके चारों घूमने की कोशिश कर रहा है, ये इसके चारों घूमने की कोशिश कर रहा है। तो टू स्टार्स कपल टुगेदर एंड रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स सेंटर ऑफ मास। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक स्टार है, स्टार 1, ये दूसरा स्टार 2 है। अब ये जो है एक फिक्स सेंटर ऑफ मास है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये घूमता जा रहा है और ये ऐसे घूमता जा रहा है। तो ये एक फिक्स सेंटर ऑफ मास के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। ये बाइनरी स्टार सिस्टम होता है, ये हमेशा साथ में रहते हैं और एक फिक्स सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब क्या होगा, एक इंट्रूडिंग स्टार होगा, जैसे कि हमने उसमें चैम्बरलिन थ्योरी में था कि एक प्रोटोसन था। इसमें क्या है, एक बाइनरी स्टार है और उसके पास से एक इंट्रूडिंग स्टार गुजरेगा। अब जैसे ही उसके पास से एक इंट्रूडिंग स्टार गुजरेगा तो इन बाइनरी स्टार में से एक स्टार में से मटेरियल इजेक्ट होगा। मगर इस थ्योरी का एक प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई दूसरे स्टार का क्या हुआ। इट डजेंट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द, पहली बात तो इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ, और दूसरा जो दूसरा स्टार था, इंट्रूडिंग स्टार ने क्या किया, इंट्रूडिंग स्टार ने इन दोनों में से एक स्टार में से मैटर इजेक्ट कर दिया और वो जो मैटर इजेक्ट हुआ उससे प्लैनेट्स बन गए और फिर वो चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। ये जो एक स्टार था ये प्रोटोसन बन जाएगा और इसके चारों ओर वो प्लैनेट्स रोटेट करने लग जाएंगे, जो प्लैनेट्स इसमें से निकल रहे हैं। मगर इसने ये नहीं बताया कि पहले तो इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ, दूसरा जो दूसरा स्टार था बाइनरी स्टार में उसका क्या हुआ। तो ये चीज़ इस पर्टिकुलर थ्योरी का लूप होल है। तो इजेक्टेड मैटर सर्कुलेट्स इनटू प्लैनेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटोसन। तो ये एक तरह से प्रोटोसन हो गया और जो इसने मटेरियल इजेक्ट किया वो इसी के चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाएंगे, जैसे कि आज के प्लैनेट्स। तो लूप होल भी मैंने बता दिया कि एक तो इस इंट्रूडिंग स्टार की बात नहीं करी कि क्या हुआ इसका, और दूसरा बाइनरी स्टार का क्या हुआ, और उन्होंने बाइनरी स्टार लिया ही क्यों। ठीक है,
द थ्योरी इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन वाई द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सन। अब इसमें एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि देखिए, एक पॉजिटिव चीज़ इसकी ये थी कि उसमें क्या हो रहा था कि पहले आपने चैम्बरलेन थ्योरी जो करी थी, इसमें ये था कि एक प्रोटोसन था, इसमें से मास इजेक्ट हो रहा है, मगर इसका मतलब ये है कि जैसा सन का कॉम्पोजिशन होगा वैसे ही इन प्लैनेट्स का कॉम्पोजिशन होगा, मगर ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस से समझ में आई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, इंट्रूडिंग स्टार जैसे ही बाइनरी स्टार के पास में आया और एक स्टार से मैटर इजेक्ट हुआ। इसने ये तो नहीं बताया जो हमने अभी समझा कि इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ एंड रेमिनेंट ऑफ द स्टार फ्रॉम विच मैटर गॉट इजेक्टेड, मगर इसने ये चीज़ अच्छी बता दी कि जो प्लैनेट्स थे उनका कॉम्पोजिशन सन के कॉम्पोजिशन से डिफरेंट क्यों है। ये चीज़ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट थी रसल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हॉयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस। हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस, जैसे सुपरनोवा आपने पहले भी मैंने यूनिवर्स के पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि किस तरह से स्टार की एक स्टेज होती है। स्टार जो है वो इस तरह से जैसे अगर नेब्यूला है, फिर ये प्रोटोस्टार होगा, फिर ये धीरे धीरे लाइट और एमिट करेगा, हीट जनरेट करेगा, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होगा तो ये जायंट बनेगा, फिर सुपर जायंट बनेगा, फिर उसके बाद ये स्टार जब एंड होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तभी होगा जब उसका स्टार का वेट जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो सन से, मतलब कि 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसमें बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो अब इसने हॉयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसमें से सारा मटेरियल निकला होगा और उस मटेरियल से फाइनली प्लैनेट्स और अर्थ बने। ठीक है, तो स्टार्स आर नोन टू इवॉल्व थ्रू अ डेफिनेट लाइफ साइकिल वेयर इनकैंडेसेंट बर्निंग हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होता है H1 प्लस H अगर हम देखें तो हीलियम बनता है प्लस हीट एनर्जी इज एमिटेड। ठीक है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये आज भी सन में हो रहा है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा एमिट करने लगता है स्टार, वो जायंट बनता है, तो इवेंचुअली वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है, प्रोवाइडेड कि उस स्टार का मास जो है वो सन से काफ़ी ज़्यादा हो। स्पेसिफिकली ये जो चंद्रशेखर लिमिट, जो हमारे इंडिया के ही स्कॉलर हैं, उन्होंने ये लिमिट दी थी कि अगर 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन होगा अगर उस स्टार का, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। और उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार ग्रेजुअली मर जाता है एंड उसमें अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से स्टार का जो एंड है वो हो सकता है कि वो रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाए, वाइट, और फाइनली एक ब्लैक होल बन जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, रेमिनेंट सुपरनोवा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये होयल का कहना ये था कि जो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है इसमें से सारी चीज़ें निकली हैं। तो अकॉर्डिंग टू होयल अ प्रोटोसन वेंट थ्रू सच अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो एक प्रोटोसन था, उसमें से ऐसा एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, और जो एक्सप्लोडेड और इजेक्टेड मैटर था उससे प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, दैट नाउ रिवॉल्व अराउंड द रेमिनेंट ऑफ प्रोटोसन। तो अब एक प्रोटोसन उसका तो एक्सप्लोजन हो गया था और उससे जो डस्ट गैसेस वगैरह निकली वो सब प्लैनेट्स बन गए और वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करने लग गए। तो जो आज का सन है वो रेमिनेंट है प्रोटोसन का, जिसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, ये कहना था हॉयल का। ठीक है, देयर आर स्पेकुलेशन अबाउट हाउ our sun, this is our sun, might eventually die off to become a black hole which can consume all other bodies of solar system। अब इस थ्योरी में स्पेकुलेशन ये है कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो ही चुका है तो ग्रेजुअली जो हमारा सन है वो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, या जनरली अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ये कहा जाता है कि अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद सन जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल जो है उसमें इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो अब ये इससे रिलेटेड स्पेकुलेशंस हैं कि किस तरह से हमारा जो सन है वो इवेंचुअली डाई ऑफ होगा, फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा और वो सारी सोलर सिस्टम के जो बॉडीज़ हैं उनको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा। तो ये इस थ्योरी से रिलेटेड स्पेकुलेशंस है। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरी थी, श्मिड ने थ्योरी दी थी इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनिशियल यूनिवर्स कंप्राइज्ड ऑफ स्टार्स एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर फिलिंग अप द स्पेस इन बिटवीन। तो इन्होंने कहा कि जो इनिशियल यूनिवर्स था उसमें स्टार्स थे और रैंडमली मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, और वो जो मैटर था वो जो स्टार्स के बीच में स्पेस थी उसको फिल कर रहा था।
द नेचर ऑफ दिस मैटर इज नॉट वेल नोन एंड इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अननोन डार्क मैटर। मतलब जो स्टार्स के बीच में जो स्पेस है वो किसी मैटर से फिल हुई है और उस मैटर को हम बोलते हैं अननोन डार्क मैटर। हमें क्योंकि इसका नेचर नहीं पता, सोर्स नहीं पता, तो ये है जैसे आप स्टार्स के बीच में जो ब्लैक चीज़ देख रहे हैं उसको इंटरस्टेलर जो है जो इंटरस्टेलर मतलब कि स्टार्स के बीच में जो स्पेस है उस चीज़ को हमने अननोन डार्क मैटर कहा है। तो अब श्मिट का कहना ये था कि दिस डार्क मैटर, ये जो डार्क मैटर था, फॉर रीजंस नॉट एक्सप्लेन्ड, अब उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि क्यों ऐसा हुआ, मगर ये जो डार्क मैटर था ये रिवॉल्व करने लग गया अराउंड द सन, क्योंकि स्टार्स तो थे ही, इंटरस्टेलर की बात हो रही है, स्टार थे मतलब सन था। तो इनका कहना ये था कि जो स्टार के बीच में जो स्पेस थी जो डार्क मैटर से फिल्ड थी, अब वो क्या है किसी भी रीज़न के कारण वो रिवॉल्व करने लगे अराउंड द सन, और ग्रेजुअली जो डार्क मैटर था वो जो रिवॉल्व कर रहा था धीरे धीरे उसमें एक्रीशन होने लग गया, कंडेंस हुआ और उससे प्लैनेट्स बनने लगे, और प्लैनेट्स जो हैं फिर वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लग गए। तो इस थ्योरी से एक चीज़ पता चलती है कि जो हमने नेबुलर एक्रीशनरी प्रोसेस पढ़ा था, नेबुलर एक्रीशनरी प्रोसेस मतलब कि जब नेबुला बना था फिर वो रोटेट होने लगा, फिर एक्रीशन होने लगा, तो उस टाइम एक कन्फ्यूजन ये थी कि भाई ये एक्रीशन जो हो रहा है ये एक्रीशन क्यों हो रहा है, पहली बात तो ठीक है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन श्मिट ने निकाला कि जो स्टार्स के बीच में जो स्पेस थी उस स्पेस जो डार्क मैटर बोलते हैं उस मैटर का एक्रीशन हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक तरह से जो लैपलेस और कांत का जो लूप होल था उसी को ही ये सॉल्व करने का एक आइडिया दे रहा था। वरना अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर थ्योरी में भी लूप होल्स है। हम एग्जैक्टली अब इसमें ये नहीं बताया किस कारण से रिवॉल्व होने लग गए, ये नहीं बताया कि एक्चुअली डार्क मैटर जो है एक्रीशन और कंडेंस हुआ तो वो 9 प्लैनेट्स में आज की तारीख में 8 प्लैनेट्स के फॉर्म में ही क्यों हुआ, ठीक है। तो ये सारे इसमें इश्यूज़ हैं। तो अगर हम देखें आज की डेट में जो सबसे साइंटिफिकली अप्रूव थ्योरी हम मानते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। अब इस थ्योरी को एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच भी बोलते हैं। रेवोल्यूशनरी अप्रोच मतलब कि इस थ्योरी ने कहा कि एकदम से ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का, सडन ओरिजिन था यूनिवर्स का, ग्रेजुअल कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई नेबुला वगैरह कुछ नहीं था, एक सडन ओरिजिन हुआ था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। अनलाइक अदर इवोल्यूशनरी थ्योरीज, देखिए नेबुलर थ्योरी इवोल्यूशनरी थी, प्लैनेटेसिमल थ्योरी धीरे धीरे वो सारा मटेरियल प्रोटोसन से निकल रहा है, जीन जेफरी की टाइडल थ्योरी, जो भी थ्योरी आप ले लीजिए, सुपरनोवा थ्योरी, ये सारी इवोल्यूशनरी थ्योरी है। बट बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण सारी जो कॉस्मिक पार्टिकल्स हैं वो उस बिग बैंग से उस एक्सप्लोजन से निकल रहे थे, उनका फिर ग्रेजुअली ग्रेविटेशनल पुल हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है, एक्रीशन हुआ है, और फिर सोलर सिस्टम, स्टार्स, गैलेक्सीज, मीटियोर्स एक्सेट्रा जो भी कॉस्मिक बॉडीज़ है वो इस तरह से बनी है। तो यह है सडन ओरिजिन थ्योरी। बिग बैंग का आइडिया सबसे पहले जॉर्ज लेनेटर ने दिया था 1920s में, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया। एक साइंटिस्ट का नाम था गेमिनोव, इन्होंने 1970s में इसको काफ़ी इसके एविडेंस बताए कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्यों हम इसको सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली अप्रूव थ्योरी मानते हैं। तो पहले तो बिग बैंग थ्योरी थी क्या? द यूनिवर्स एक्सपैंडेड फ्रॉम अ वेरी हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेट। तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत ही हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर स्टेट थी, और उसके बाद आप देखिए, ये आप टेम्परेचर देखिए, ये टेम्परेचर क्या है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ बहुत हाई डेंसिटी, आप देखिए इतने से स्पेस में सारा मैटर है, तो बहुत ही हाई डेंसिटी है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, इसमें बहुत तेज़ एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। अब एक्सप्लोजन हुआ है तो तब से सारी कॉस्मिक पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें से एमिट हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ है, इनिशियली जो भी कॉस्मिक पार्टिकल्स ऐड हुए हैं, जो एमिट हुए हैं, फिर उनका एक्रीशन हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रेजुअली एक्रीशन हुआ है। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये नेबुला इस तरह से ये चीज़ें बनने लग गई, गैसेस, डस्ट, क्लाउड्स एक्सेट्रा बनने लग गए, यहाँ गैलेक्सीज बनने लग गई, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेजुअली फिर लाइफ फॉर्म डेवलप हुई है। तो आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर है जो ग्रेजुअली ये कूलिंग हो रही है, क्योंकि अब एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी हीट यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड थी वो ग्रेजुअली रिलीज हो रही है। तो यूनिवर्स एक्सपैंडेड फ्रॉम अ वेरी हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेट। तो बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि एक मेजर कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था लगभग 13 से 15 बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि आज हम यूनिवर्स की एज मानते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स, और अर्थ की एज क्या है 4.6 बिलियन ईयर्स।
ये अर्थ की एज है, ये यूनिवर्स की एज है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 13 से 15 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा कुछ मेजर कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसमें से सारा मैटर निकला है। सो ऑल द मैटर ऑफ यूनिवर्स वॉज थ्रोन आउट, जिसके कारण इवेंचुअली क्या हुआ, वो जो मैटर था वो एक्रीशन हुआ उसका, वो पास आए, ग्रेविटेशनल पुल लगा, धीरे धीरे उससे स्टार्स बने, सोलर सिस्टम बना, बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडी, चाहे आप कॉन्स्टलेशन ले लें, चाहे आप गैलेक्सीज ले लें, मीटियोर, जो भी कॉमेट्स एक्सेट्रा, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो इसी से ही निकली हैं। तो इस तरह का बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। अब इसको हम क्यों बोलते हैं सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली अप्रूव थ्योरी है, क्योंकि जो इसके रिलेटेड एविडेंस है उसके कारण हमें समझ में आता है कि ये जो है वो साइंटिफिकली सबसे अप्रूव थ्योरी है। तो दो मेन एविडेंस है, एक तो है रेड शिफ्ट और एक है कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन। तो पहले हम समझते हैं रेड शिफ्ट। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और वो रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे जाता है। रेड एंड मतलब जो विप ग्योर हम कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आप देखिए, ये रेड बिल्कुल लास्ट में है, तो इसमें यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए, जैसे ही चीज़ दूर जाएगी तो क्या होगा, हमें रेड दिखेगी वो चीज़, वो रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट होती है, मतलब कि वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है। और जब हम यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये रेड शिफ्ट फिनोमेना हमें गैलेक्सीज या इन चीज़ों से हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ये मूव कर रही है, ये दूर, मतलब ये एक तरह से ये एक्सपैंड हो रही है। इस रेड शिफ्ट फिनोमेना से हमें पता चलता है कि जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है तो रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसलिए हमें जो गैलेक्सीज़ और ये काफ़ी दूर जो हमारे गैलेक्सीज है वो रेड कलर की दिखती हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम देखें कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन, तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकला था जस्ट आफ्टर बिग बैंग, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकला था जस्ट आफ्टर बिग बैंग was present shortly after Big Bang is now observed as background microwave radiation। तो आज जो यूनिवर्स में जो कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन जो है, जो पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है, वो एक्चुअली क्या है, वो उस टाइम का रेडिएशन है जो आज यूनिवर्स में हमें दिखता है। तो इससे भी पता चलता है कि एक्चुअली कोई ऐसा बिग बैंग हुआ होगा जिसमें से ऐसा रेडिएशन निकला होगा, प्लस रेड शिफ्ट फिनोमेना से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। तो आप देख सकते हैं ये बिग बैंग, ये पूरा ये एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। देखिए आप देख सकते हैं ये रेड एंड है, ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है, यहाँ रेड कलर का क्यों नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि और 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 13.8 मानते हैं हम कि 13.8 इज़ द एज ऑफ यूनिवर्स। तो इतने एग्जैक्टली इतने साल पहले एक ऐसा बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ये रेड शिफ्ट प्लस जो इसके बीच में जो रेडिएशन है वो हम मानते हैं कि ऐसा रेडिएशन हुआ होगा, कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन, जो कि आज की डेट में हमें यूनिवर्स में दिखता है। ठीक है। तो ये हमने समझा बिग बैंग थ्योरी, और बाकी जो हमने ये सारी थ्योरी समझी है, देखिए मेन ये सारी थ्योरीज एज सच कहीं डायरेक्टली एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, ये श्योर है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, बट फॉर बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि अर्थ किस तरह से ओरिजिनेट हुई है, किस तरह से यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है, क्या क्या स्कॉलर्स ने हाइपोथेसिस दिए थे, तो बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना ज़रूरी है। और बिग बैंग तो ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यही थ्योरी है जिसको हम अभी मानते हैं। थैंक यू।